अली नासिर कहाँ था, अली नासिर कहाँ था, अली नासिर कहाँ था। हर बंदा मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा भाई मैं तो कटरीना में था, मैं करंटीना में था। और 10 दिन करंटीना में रहने के बाद बुनियादी तौर पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ये ओमिक्रॉन है इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है बोरियत। इत्तेफाक की बात ये नाजरीन, और मैं कहूँगा कि इसमें अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआएं हैं, मोहब्बत करने वालों की दुआएं हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ओमिक्रॉन का एसिम्पटमस था, यानी मुझे कोई सिम्टम नहीं हुए, अगर हुए भी तो शायद इतने माइल्ड हों कि वो महसूस ना हो सके। सब क्लिनिकल थे, यानी कि उन पर मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोई अलामात हैं। इसकी तशखीस होना बहुत मुश्किल है। तहम कोरोना के वार जारी हैं, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ख़तरनाक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं आज भी अपनी कौम के लोगों से कहूँगा कि इस चीज़ पर खुश ना हो कि आप जवान हो, नौजवान हो, सेहतमंद हो, तो आपको कोरोना के असरात नहीं होंगे, कम होंगे। लेकिन ये याद रखें कि जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि बुज़ुर्ग हैं इस मुल्क के, ऐसे लोग हैं जो कि जिस्म में आज़ा की पैवंदकारी यानी ट्रांसप्लांट से गुजरे हैं, किसी मौजी मर्ज़ का शिकार हैं और वक्ती तौर पर उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, वो आज भी ख़तरे से बाहर नहीं। एहतियात करें, मोहतात रहें। अल्लाह ताला ने अगर मुझे इससे बचा दिया, आपको इससे बचा दिया, तो इसके ये माने नहीं है कि अब हम फैलाते फिरें और हम गैर जिम्मेदार हो जाए। वैसे हर चीज़ में आप लोग दीन को लेकर आते हैं क्योंकि आपका मुफाद होता है, आप अब दीन को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाउजुबिल्लाह। लेकिन यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस इस मामले में मौजूद है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की के अक़वाल भी मौजूद हैं इस सिलसिले में। आप चाहें तो और भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के जो हैं वो अक़वाल मौजूद हैं इस सिलसिले में कि ऐसी कैफियत में क्या करना चाहिए। एहतियात कभी नहीं छोड़नी प्लीज़, और टीका लगवाएं। सहूनी साजिश जो कह रहे हैं ना इसको, तो यार मुझे बताओ, सहूनी साजिश ये नहीं है कि आप IMF के कहने पे चलते हो। क्या सहूनी साजिश नहीं है कि आप एक मुसलमान मुल्क हो जो कि जोहरी ताकत है लेकिन आप उनके ताबे हो? ये सहूनी साजिश नहीं है। ये सहूनी साजिश नहीं है कि आप उन लोगों को मुसलमान कहना चाह रहे हो जो ज़ुमरे में नहीं आते। क्या ये सहूनी साजिश नहीं है कि आपके मुल्क में मेन स्ट्रीम में ये डिस्कशन हुई कि अल्लाह माफ़ करे कि इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, मेन स्ट्रीम पर यह डिस्कशन हुई? ये सहूनी साजिश नहीं है। ये टीका लगवाना सहूनी साजिश है। यार लोग कहते हैं इससे मर्दाना कुव्वत कम हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि इस टीके में तो पता नहीं क्या, शायद इमरान हाशमी भाई का भी कोई किरदार है, क्योंकि इससे मेरी आंख भी ठीक हो गई। मैं अगले दिन गया, अभी मैंने जाके आंखों के डॉक्टर को अपनी आंखें दिखाई, उसने कहा आपका नंबर ठीक हो गया। आज मैंने जाके चश्मा बदलवाना है, तो पता लगाओ दया कुछ तो गड़बड़ है, इसमें कुछ और आइटम तो नहीं है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मेरी बातों से महजूज भी हो रहे हैं, लेकिन मईशत के मुतालिक जब मैं इनसे बात करूंगा ये बिल्कुल महजूज नहीं होंगे। सर वेलकम करता हूं आपको शो में। शुक्रिया, मुबारक हो। लेकिन आप जो बचकर आ गए और आज माशाल्लाह ये सब मेरे बातें कर रहे हैं, उसमें आपने वैक्सीनेशन बूस्टर जो लगाया, बूस्टर लगाया, वो जरूरी था और उससे ये आप में बच रहे हैं। अल्लाह ताला का करम रहा है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे इसी अच्छे पैगाम के साथ जो डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने दिया है, और ब्रेक के बाद वापस आके इनसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। इनके पार्टी के रहनुमा ने ऐलान जंग भी कर दिया है। वैसे तो ये ताजर शख्सियत हैं, लेकिन सियासी लिहाज से भी माशी गुफ्तगू इनसे करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अब इतने अरसे में बहुत कुछ हो गया। सबसे पहली चीज़, हमारे यहाँ ये जो कानून था स्टेट बैंक वाला, ये पास हो गया। मिनी बजट था, वो पास होना था, वो हो गया।
पाकिस्तान करप्ट तरीन ममालिक की फहरिस्त में और ऊपर अपना एक म्यार बना लिया, अपना एक नाम कायम कर लिया जिसके ऊपर हमें फ़ख्र है। नहीं, वो गलत हो गया। और उसके अलावा पेट्रोल की कीमतों के अंदर पहला इजाफा भी हो गया, और मुझे अभी हमारे पेशकार ने बताया, शोबा तहकीक ने, कि आगे भी इजाफा होने के कुछ आसार दिखाई दे रहे हैं। तो देखो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ इतने छोटे से अरसे में। और बेग साहब जिनका तारुफ मैं ब्रेक पे जाने से पहले करवा चुका हूँ, इनकी पार्टी के रहनुमा ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का डंका भी बजा दिया है। इसके माने ये है कि आगे जाके पाकिस्तान की कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ जो है उन पे ब्रेक लग सकती है, लेकिन लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। उसके ऊपर इकोनॉमी के ऊपर इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। इन द मीन टाइम कराची की सियासत के अंदर हर बंदा सड़कों पे आ गया, धरने पे आ गया, उससे भी देखो इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेग साहब बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन बुनियादी हमारा मौजू आज के बैरूनी कर्जा जाते हैं। मुख्तसरन आप इब्तिदाइयत देते हैं, फिर उसके बाद इन सारे मौजूआत पे थोड़ी थोड़ी आपसे इनपुट ले लेंगे। जी आज मेरा जो कॉलम जंग अखबार में छपा है उसका हेडिंग है पाकिस्तान के नाकाबिले बर्दाश्त कर्जे। और मेरे नज़दीक इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंजेस नाकाबिले बर्दाश्त कर्जे और सूदों की अदायगी हैं। मैं आपको बतलाऊँ कि PTI हुकूमत ने 2018 में जब वो आई 3 सालों में 42 अरब के उन्होंने टोटल कर्जे लिए, जिसमें से उनके मुताबिक 32 अरब के उन्होंने वापस भी किए जो ड्यू हो चुके थे। लेकिन 10 अरब रुपये डॉलर के 10 अरब डॉलर के इजाफी कर्जे लिए गए इस अरसे में। ये 10 अरब डॉलर जो है, ये आपके कर्जे जो 95 अरब डॉलर थे वो 131 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दूसरी चीज़ जो मैंने अपने इस कॉलम में लिखी है कि हमारे कर्ज़ों की जो सूद है वो तकरीबन 3000 अरब रुपए से बढ़ गया है, जो आपके दिफा का और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसको तरक्याती मंसूबे कहते हैं उससे भी ये दुगना हो गया है। तो ये एक लहम फ़िक्र है और आपके सूद अदा करने के लिए गुंजाइश अब नहीं रही है। आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, मिनी बजट लाते जा रहे हैं, और वो जो 2000 में आपका 2000 अरब रुपए था रेवेन्यू FBR का, वो लास्ट ईयर जो है वो 4000 हुआ और इस साल जो है वो 6000 के करीब जा रहा है। ये कहाँ से आ रहे हैं टैक्स? ये आप बिजनेस कम्युनिटी टैक्स पेयर पे मजीद बर्डन बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टैक्स की जो कर्ज़ों की जो सस्टेनेबिलिटी है वो मेरे नज़दीक अब आउट होती जा रही है। एक कानून है हमारा डेट लिमिटेशन एक्ट, और जिसमें आप कर्जों के हद के कानून में 60% अब GDP से ज़्यादा नहीं ले सकते। हमारा 88% GDP का पहुंच गया है, और ये एक लहम फ़िक्रिया है। अब जो फंड्स मरकज़ पे बचते हैं सूबों को देने के बाद, ना वो दिफा के लिए काफ़ी है, ना आपके दूसरे एक्सपेंडिचर। लेकिन मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ को मैं कहूँगा कि अवॉइड कर गया है। वो था सुकूक का जो इशू इन्होंने किया था, बड़ी मासूमियत से, चक्करबाजी से, और फिर उसे दबा दिया गया। मामला पता ही नहीं लगने दिए कि अंदर से क्या हुआ। और आपको पता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क उस पर हमारा मजाक भी उड़ा रहा है कि हम कंगले हो गए, भिखारी हो गए, हमने खामोशी से सुकूक इशू कर दिए और बहुत महंगे कर दिए। तो इसकी भी थोड़ी वजाहत कर दें, क्योंकि ये आवाम को नहीं बताया गया। ये आवाम को झोल झाल में ड्रामा करके ये खबर। जी देखिए, अभी जो मैंने कर्जे बतलाए इसमें 1 हफ्ते पहले सुसूक डॉलर बॉन्ड जो 1 अरब रुपए 1 अरब डॉलर के लॉन्च किए गए 8 साल के लिए हैं, और 8% सूद के ऊपर है। 8%। ये दुनिया में इससे ज़्यादा शरह सूद कहीं नहीं दी जा सकती। आप कर्जे ले रहे हैं, वो अदायगी के लिए आपकी ताकत नहीं है, और फिर सूद जो आप शरह सूद पे ले रहे हैं वो इतनी ऊंची, इतनी ज़्यादा है कि वो आपके पास वसाइल नहीं अदा करने के लिए, तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट के लिए तरफ लेके जा रहे हैं। अंदर की फिल्म ये है कि असद उमर साहब अभी कराची आए थे, आपने सुना होगा, उन्होंने मुशर्रफ साहब की बड़ी तारीफ़ की कि मुशर्रफ दौर में काम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। मुशर्रफ साहब को पता है प्रोग्राम देखते हैं, पसंद भी करते हैं। जैसे आपने एक दफ़ा बताया था कि जरदारी साहब भी प्रोग्राम पसंद करते हैं, मैं भी जरदारी साहब को पसंद करता हूँ, वो बताऊँगा आपको बाद में क्यों। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि मुशर्रफ साहब का फार्मूला इस्तेमाल करें। जो गोरे कहते हैं, जो वेस्ट कहता है, वो मानते जाएं और मुक्के भी लहराते जाएं। डर तो वार्ता मैं किसी से नहीं, डर तो वार्ता पर मानूंगा हर चीज़ अमेरिका की, डर तो वार्ता मैं किसी से नहीं, लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी मैं करूँगा।
आपको वो करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली नॉट वाला कर बंद रहे हैं करें ना ड्रामा। आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आपने बिल्कुल कर मिनी रहे हैं। बजट जो है 350 अरब रुपए की सब्सिडी खत्म कर दी, नए टैक्सेस लगा दिए, स्टेट बैंक का अपना मदर आज़ादी वाला जो बिल था जिसमें आपने खुली छूट आज़ादी दे दी, हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा होते हुए उसको आपने अपने गरीब इख्तियार से आदमी बाहर के लिए कर कोई दिया। बिल आपने पास करवाना हो, यकीन करें ये लोग मारते हैं ठुड्डे की नोक के ऊपर उसे। और इसको पास करने के लिए आप देखें किसी ने छुट्टी कर ली, किसी ने लॉयल्टी बदल ली, किसी ने कुछ कर दिया। क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूं कि वहां से हुक्म आया था, समझ गए ना आप। वो बाहर से जब हुक्म आता है ना तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो आप मान जाओ ना, आप मान जाओ आप गुलाम हो, आप मान जाओ आप गुलाम हो, और फिर आप करो पूरा वो करो। आधे तीतर आधे बटेर नहीं रहो। आप अमेरिका की 52nd स्टेट बन के रहो। अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको मानना पड़ेगा। आप ये जो जिसे आप कहते हैं नाराज बीवी वाला चक्कर खेलते रहेंगे ना कि ना कि बच्चे भी 10 हो गए और ये कहना शुरू कर दिया कि हम सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। पाकिस्तान अभी तक यही कर रहा है कि बच्चे 10 कर लिए आगे और बोल रहा है कि सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। आप मुझे बताएं कि आप कर वो सब कुछ नहीं रहे जो वेस्ट चाह रहा है, तो फिर आप मुंह पे बोलो कि आप कर रहे हो वो सब कुछ, तो आप मानो उनकी पूरी बात मानो। आधे तीतर आधे बटेर क्यों बने हो, ये मुझे क्लियर करें ना आप बात। आपने सारे काम वो किए जो उन्होंने बताए और बोला ये हम एब्सोल्युटली नॉट, ये तो ज्यादती है। देखिए मैंने आपके प्रोग्राम में ये आपको वाजे कर दिया था, आपने IMF पे प्रोग्राम किया था कि IMF की जितनी सख्त शराइत PTI गवर्नमेंट ने मानी है, कभी किसी हुकूमत ने इतनी सख्त शराइत नहीं मानी। हफीज शेख तक इनका सही था, उसने फिर भी नेगोशिएट किया था मार्कअप के ऊपर, एक्सचेंज रेट के ऊपर, मिनी बजट के पे जो टैक्सेस की एग्जम्पशंस वगैरह थी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे जो 30 रुपए का लगाया, जो हर महीने 4 रुपए फी लीटर आपके ठग से रात को सुबह आप सो के उठेंगे और लगा होगा, ये 350 अरब रुपए का, ये सब चीज़ें हमारी हुकूमत ने मानी है। दफा सेनेटर बने थे ना कानून अब्दुल हफीज शेख साहब, मुझे आज भी याद है जिए भुट्टो के नारे लगे थे पिछली दफा जब बने थे ना सेनेटर, याद है आपको? अब लोगों ने नारे लगाए थे जिए भुट्टो। सर ये लोग किसी के नहीं होते, ये आए गए। वही मैं कह रहा हूँ कि IMF की तमाम शराइत अब मान ली गई हैं। 2 तारीख को उनका बोर्ड की मीटिंग है, अब जाके वो मक्खी बिठाएंगे। आपने हर शराइत, चाहे मिनी बजट की शक्ल में हो, चाहे स्टेट बैंक की सॉवरेंटी की शक्ल में हो, उनकी शराइत मानी है। अच्छा मैं वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिसकी वजह से आप IMF की और अमेरिका की बातें नहीं मान रहे थे, आप फाते काबुल बन गए। आपको घास भी नहीं डाली वहां से किसी ने, आपका सारा एजेंडा फेल हो गया। और मैं अकेला मीडिया के ऊपर शोर मचाता था कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी के ऊपर सब लोग सेम पेज पर नहीं है। और आपने देखा कि जिस बंदे ने अफगान पॉलिसी बनाई थी उसकी छुट्टी की गई। नाम मैं नहीं ले सकता टीवी पे, मेरी भाई पर जलते हैं, लेकिन आप लोग तो कि मैं अकेला नर का बच्चा यहां मीडिया के ऊपर बैठ के कहता था पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी के ऊपर सेम पेज पर नहीं है, इदारे इस अफगान पॉलिसी के खिलाफ हैं। और जो ही ये मामला हुआ उसके बाद आप लोगों ने देखा कि उस बंदे को नौकरी से निकाला गया एंड एवरीथिंग इज नॉट ओके, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। इतने अरसे बाद आया हूं, कोई स्किट ना करके जाऊं तो फिर काम क्या। देखो अब मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो शायद बेग साहब जानते होंगे, मैं जानता हूँ। थोड़ी सी बात करूंगा जरदारी साहब की। बात कुछ ऐसी मुख्तसर करूंगा, 30 सेकंड की सियासत मेरा मौजू है। बात लोग ये जानते नहीं हैं कि जरदारी साहब को सदर बनाने का प्रोग्राम बीबी ने अपनी ज़िंदगी में बना लिया था, ये लोगों को पता नहीं है। एक्चुअल इशू ये था कि बीबी के सामने ये चैलेंज था कि या तो जरदारी साहब को अमेरिका में ही रखा जाए या फिर उनको साथ पाकिस्तान लाया जाए। तो उन्होंने प्रोग्राम ये बनाया कि उनके ऊपर चूंकि पाबंदी होगी बीबी पर, वो वज़ीर आज़म नहीं बन पाएंगी, तो अमीन फ़हीम साहब को वज़ीर आज़म बना देंगे और जरदारी साहब को सदर बना देंगे। और सदर बनने की वजह से उनको चूंकि मुस्तस्ना होंगे, कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हो सकेगी, तो वो सदर भी रहेंगे। और फिर बीबी जो हैं वो प्रेसिडेंट हाउस में बैठकर एक तरह से मामलात को चलाएंगी। जब उनके कानूनी मसाइल हल हो जाएंगे तो फिर बीबी वजीर आजम बन जाएंगी। लोगों को ये पाकिस्तान में पता नहीं था। जरदारी साहब मानते हैं मुझे कि नहीं मानते?
ये था पूरा पसे मंजर, बैकग्राउंड, ये टॉप सीक्रेट चीज थी, ये किसी को नहीं पता थी। और ये तय थी बीबी के पाकिस्तान आने के साथ ही। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि अभी मैं बात करने लगा था करप्शन की। नहीं, इन चीजों का आपस में ला ताल्लुक हैं ये चीजें, लेकिन बात यह है कि करप्शन के अंदर पाकिस्तान जो है उसने अपनी एक कदर मंजिलत हासिल की है। और उसमें यह है कि हम हमेशा आला मुकाम हासिल करने में अपना एक काम दिखाते हैं। बेग साहब, आप चूंकि बेग हैं तो आपका दूर का रिश्ता, करीब का रिश्ता मुगलों से भी लगता है। जी बिल्कुल। आपको पता है कि मंगोल चीन में हुक्मरान रहे, उनकी हुक्मरानी ख़त्म होने की वजह कतई ये नहीं थी कि वो कम बहादुर थे, कम सलाहकार थे, कम इल्म रखते थे। बाद में तो उन्होंने इल्म भी बहुत हासिल कर लिया था। करप्शन को वो जाने देते थे, खुद करप्शन में शायद इन्वॉल्व ना भी हों, लेकिन करप्शन को वो जाने देते थे, होने देते थे। वरना इसके अलावा मुगल जिधर भी रहे उन्होंने अपनी हुक्मरानी कायम रखी। लेकिन चीन में जब उसको स्टडी किया गया तो इतनी बड़ी पावर युआन डायनेस्टी, उसके डाउनफॉल की वजह करप्शन थी। मैं डरता हूं, मुझे घबराहट होती है कहीं मेरे मुल्क को भी अल्लाह ना करे इस तरह की कैफियत का सामना करना पड़े कि करप्शन की वजह से उसे नुकसान हो। इंडिया वालों ने अगर क्लिप चलाई तो मैं उनको पहले बता दूं कि आप जितनी घटिया करप्शन दुनिया में कहीं नहीं है। अब इसके बाद मेरी क्लिप इंडिया में चलानी है तो चलाओ। हाँ अजी, मैं करप्शन पे पिछले दिनों एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट शाये हुई थी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट शाये हुई थी, और उसमें पाकिस्तान में करप्शन 3 सालों में बढ़ गया और 160वें नंबर के ऊपर आप इंडेक्स में आ गए। अब मैं पीटीआई हुकूमत से कहता हूँ कि एक तरफ तो आप करप्शन जिस दिन आए थे इसी नैरेटिव पे इलेक्शन जीता, और उसके बाद 3 साल आपने गुजारे। जब कोई महंगाई, जब कोई ज़्यादती की बात की जाती तो वो कहते थे करप्शन ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे मौका दें, ये सब पैसे वापस आ जाएंगे। $200 बिलियन जो है नेक्स्ट मंथ जो है बाहर से आएगा। ना कोई पैसा आया, ना कोई वो अफराद आए जिनके बारे में कहते थे मैं लाऊंगा इनको पाकिस्तान में रिकवरी करूंगा, बल्कि पाकिस्तान करप्शन में मजीद देखो करप्शन की फिक्र करते करते शहजाद अकबर साहब का वजन बढ़ गया। सही है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान कुर्सी ते नहीं है, कोई नहीं पुछदा इन्हू, कोई नहीं कुर्सी ते नहीं पुछदा। जिस वेले कुर्सी ते होंदे ने उस वेले इन्हां दा रोब होंदा, जद कुर्सी ते नहीं होंदे कोई नहीं पुछदा। नहीं, शहजाद अकबर ने बहुत नुकसान पहुंचाया माली तौर पे, फीसें भर के, और करोड़ों अरबों की फीसें भरी, और खक कोई ना पैसा आया ना कोई आदमी आया, और 3 साल तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। और ये पीटीआई की हुकूमत को जब ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है तो उनके सब नैरेटिव ख़त्म हो जाता है, और उसमें ये से बतलाया कि करप्शन में तरक्की हुई है इन 3 साल। करप्ट मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की कर सकता है? मुझे बता। नहीं, देखें कभी भी नहीं, क्योंकि वसाइल आपके महदूद हैं। उन वसाइल को अगर आप ज़ाती मकसद के लिए खर्च कर दें तो वो कौमी मकसद ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि हमारे वसाइल कम भी हैं, और वो लोग जो निचोड़ने वाले इस मुल्क को, नोचने वाले मुल्क को, वो ये सोचते नहीं कि कितने ही बड़े चैलेंजेस में मुल्क है। हमें सर्कुलर डेट के इशू हैं, हमें पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन PIA, स्टील मिल, रेलवे, वापडा कुछ सैलरी देने के असूल हैं, हमें कर्जों 3,000 रुपए के ऊपर FBR ने कहा है हमारे नोटू वापस करो। एक्साइज ड्यूटी वो नहीं थी 2 अरब की, वो बंद कर दिए थे अकाउंट, फिर उन्होंने खुलवाए क्योंकि वादा किया MD ने कि हम देंगे। तो जो मुल्क इस तरह से गुजर रहा हो उसमें करप्शन करना एक अपनी माँ को नोचने के बराबर है मेरे नज़दीक। वो माँ जिसने आपको पैदा किया। तो मैं ये समझता हूँ आप इस नैरेटिव को ख़त्म कर दें आज अपने प्रोग्राम में कि जी इन 3 सालों में करप्शन पर कंट्रोल पाया गया है, और ये रिपोर्ट उसका जीता जागता सबूत है। चले, यहाँ पर मैंने आपसे बात की ना, मैं आपसे देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये बातें मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो है ना मेरा प्रोग्राम आम लोग देखते नहीं। वाकई में जरदारी साहब देखेंगे प्रोग्राम, नहीं देखेंगे मैं पहुँचाऊँगा उन तक, आप तो पहुँचाते ही हैं। जरदारी साहब की एक और बात भी आपको बता दूँ ब्रेक पे जाने से पहले, कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जरदारी साहब से बेपनाह मोहब्बत करती थी, और बड़ी वफादार वाइफ थी, बड़े ताबेदार वाइफ थी। ये पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता, ये मैं बता रहा हूँ आपको, वो अंदर की बात बता रहा हूँ। और वो उनके बगैर रह भी नहीं सकती थी, ये भी मैं आपको बता दूं। उनकी खूबियों खामियों को जानते हुए वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। नाजरीन, ये मैंने अंदर की बात आपको बताई है, कोई पाकिस्तान में ये आपको बताने के लिए तैयार नहीं, मीडिया पर मैंने बता दी। जरदारी साहब प्रोग्राम देख रहे हैं,
यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी होगी। देखो ऐसी अंदर की बातें बताएं जो मार्केट में किसी को भी नहीं पता। क्यों भाई सरदारी साहब, सही कह रहा हूँ ना मैं? चलें बेग साहब, अब आगे चलता हूँ। ये तो हो गई कुछ हट के बातें, क्योंकि आपको पता है अगर ये ना करें तो फिर देखेगा कौन। तो अब आ जाता हूँ आपके साथ अगले मौजू, जो है हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट, जिसके ऊपर हमने शाबाशियाँ भी ले ली और कहा कि इंटरनेशनल इदारों ने एंडोर्स कर दिया। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज दैट दिस जीडीपी, what I understand, is a kind of an accumulated effect of the entire economy. Please let me know how the common man has benefited from the GDP growth rate. ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो आप बात करना चाह रहे हैं वो रिवाइज जीडीपी ग्रोथ जो हुकूमत ने ऐलान की है 5.37 की, और वो उन्होंने रीबेसिंग की है इंडेक्स को। आप समझते हैं, आप जी माशियत के स्टूडेंट्स हैं। शुमारियात आगे पीछे कर दी, शुमारियात से बेसलाइन चेंज की। बेसलाइन चेंज जब आप करते हैं तो उसमें फ़र्क आ जाता है, तो वो 5.37 आया। लेकिन हमारी जीडीपी की जो क्वांटम है, यानी क्वांटिटेटिव जीडीपी जो है, वो ये कहते हैं कि ये बड़ी है, उससे पर कैपिटल इनकम भी बड़ी है। लेकिन हमारी वो स्टैटिस्टिक, वो ज़राए जो मोतबर हैं, और ये IMF है, वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने इसको नहीं माना है। उन्होंने अब भी माना है बैनुल-अक़वामी इदारों ने? नहीं, उन्होंने अब भी रीबेसिंग की बुनियाद पे माना है, लेकिन एक्चुअल जीडीपी को वो नहीं मान रहा है जो इस वक्त है, इस साल की फिस्कल ईयर जिसको कहते हैं माली साल। वो अब भी ये कहते हैं कि आपकी 1666 रुपये पर कैपिटल इनकम है। वो अब भी कहते हैं कि ये 3.9 आपकी जीडीपी है, और टारगेट 4 से आगे ज़्यादा वो नहीं मान रहे, 4% की है। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है कि आप जो चीज़ हो वो करके दिखाएं। हाँ, इस साल माली साल फिस्कल ईयर जब एंड होगा, जब बजट आएगा, उस वक्त की जीडीपी हम देख लेंगे कि 5.37 है, ये 4 है, या 3.9 है, पर कैपिटल इनकम कितनी है। और हमें साथ साथ आप दूसरे इंडिकेटर पे भी बात कर लो। खुदा रहा, करंट अकाउंट हमारा $9 बिलियन के 6 महीने में हुआ, जो रिकॉर्ड कभी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। आपका करंट अकाउंट टू जीडीपी रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, 4% का टारगेट था, उसको क्रॉस कर दिया है। आपका तिजारती खसारा जो है 6 महीने का, जो 6 महीने गुजरे, और साल का अगर आप लगाएं तो 50 अरब के करीब आ रहे हैं। तो शुक्र है कि आपकी रेमिटेंसेस $30 अरब के करीब पहुंच के वो इसको ऑफसेट कर रही हैं। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ के नहीं दे रही, इंपोर्ट मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं। आप इंपोर्ट जो महंगी, आपका डॉलर जो 176 के ऊपर चला गया, इंपोर्ट आपकी महंगी होगी, खाम माल आपका महंगा होगा जो इंपोर्ट करेंगे, तो फिनिश गुड्स महंगी होंगी। ये तमाम चीज़ें आपको एक्सपोर्ट को गैर मुकाबलती बना रही है, अनकम्पिटिटिव बना रही हैं। लिहाजा सबसे बड़ा मेरे नज़दीक जो खदशा है वो 3065 अरब रुपए के सूद की मद में सालाना दिया जा रहा है, जबकि आपका डिफेंस बजट और तरक्याती मनसूबे से आधे मुश्किल से ये दोगुना हो गया है। तो ये वो चीज़ें हैं, और आप बार बार जो है सॉवरेन गारंटी दे के, अब IMF ने जो नया कानून बना, इसलिए जल्दी गए हैं, इन्होंने 1 बिलियन के जो सुसुक डाले कि अब वो सॉवरेन गारंटी नहीं बढ़ा सकते 2% अब जीडीपी की, उसे यहीं कंटेन करना है, ये उस एग्रीमेंट की शर्त है। लिहाजा ये उससे पहले इन्होंने जल्दी से उसको 1 बिलियन के सुसुक बॉन्ड को लॉन्च कर लिया, 8% मार्कअप क्यों। लेट्स नाउ मेक ए, क्योंकि 1-2 मिनट रह गए, तो लेट्स नाउ डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग दैट नाउ आवर स्ट्रेटेजिक, आप पता होगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो मोतबर इदारे हैं उन्होंने इकोनॉमी को भी एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन दे दी है। बिल्कुल, नेशनल सिक्योरिटी से लिंक है इसका पूरा, और नेशनल सिक्योरिटी में अगर आपके फंड्स नहीं मिलते दिफा के लिए, आपकी मिनिमम डिटरेंट नहीं मिलते, तो नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदारी तो रीड्रॉ करो, आप अपनी इकोनॉमी को रीड्रॉ करें। नंबर 1, CPEC को डिच करें। नंबर 2, क्योंकि चाइना हमें नहीं दे रहा पैसे, हम मांग रहे हैं, वो हमें मुंह नहीं लगा रहा, तो इसके माने ये अब हम अमेरिका की तरफ देखें, वेस्ट की तरफ देखें, यूरोप की तरफ देखें, एशिया की तरफ देखें, चाइना को छोड़े नहीं। चाइना हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है,
लेकिन जो हम रिसोर्सेज डिप्यूट कर रहे हैं सीपेक के ऊपर, वो हमें ड्रेन कर रही हैं, हमारे जिस्म से वो सब प्लेटलेट्स निकाल रही हैं। प्लेटलेट्स आपको पता है ना, जो नवाज शरीफ को भी बीमारी हो गई थी, तो ये प्लेटलेट्स कम हो रही हैं हमारी सीपेक की वजह से। तो अब वक्त आ गया कि हम वेस्टवर्ड देखें, उनसे बेनिफिट उठाएं। जब स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का टाइम आएगा दोबारा चाइना के पास चले जाएं, क्योंकि वैसे ही हम अदली बदली होते रहते हैं। देखिए, पहली चीज तो यह है कि सीपैक के जो सबसे लिक्विडेटिव और सम्राट जिसको आप उर्दू में कहते हैं, वो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो मरहले पे पहुंच के हम रुक गए। वक्त खत्म। आइंदा आने वाले प्रोग्राम के अंदर आपसे वादा, अगले आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से आपको बुलाऊंगा, क्योंकि आपकी नॉलेज है, बेस है, मजा आता है आपके साथ गुफ्तगू करने में। वक्त मेरे पास महदूद था। नाजरीन, वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।